नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। 2 डिस्कस करेंगे हिंदू के और 1 बिजनेस लाइन का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है ऑर्डिनेंस से संबंधित और यूपी के एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर का है। तीसरा आर्टिकल बिजनेस लाइन का टोबैको यूथ से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑर्डिनेंस और यूपी के एंटी लव जिहाद कानून से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मदन बी लोकुर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस हैं, मतलब अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे। शुरुआत में ऑर्डिनेंस के बेसिक्स के बारे में बात की जाती है। देखो, संविधान का आर्टिकल 213 सेक्शन 1 ये कहता है किसी समय अगर गवर्नर को ये लगता है कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं जिनको टैकल करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है, तो उस सिचुएशन में, उन सर्कमस्टेंसेस में गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर तो देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में हैं और वो स्टेट्स जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, तो उन स्टेट्स में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी सेशन में है, मतलब दोनों सेशन में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट नहीं किया जा सकता। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, प्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है इससे पहले कि गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जाए। और कौन सी वो 3 कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों सेशन में हैं फिर तो कानून पास हो ही जाएगा ना हाउस के थ्रू, फिर तो गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोनों में से कम एक हाउस सेशन में नहीं होना चाहिए। दूसरी प्री कंडीशन, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करनी चाहिए जिनमें ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जा सके। मतलब ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए कि हाँ, परिस्थितियां जो हैं वो गंभीर हैं और इनमें ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की आवश्यकता है। तीसरी प्री कंडीशन, जो दूसरी प्री कंडीशन से ही मिलती जुलती है, कंसिक्वेंस है कि सर्कमस्टांसेस देखो ऐसी होनी चाहिए जिनको टैकल करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है। कि मतलब इतना टाइम नहीं है कि पहले हाउस को बुलाया जाए और उसके बाद कानून बनाया जाए, नहीं, इतना टाइम नहीं है। सर्कमस्टांसेस जो हैं ऐसी हैं जिनको टैकल करने के लिए बिल्कुल इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो ये 3 प्री कंडीशंस सेटिस्फाई करना जरूरी है, उसके बाद ही गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखो, राष्ट्रपति के द्वारा भी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जा सकता है आर्टिकल 123 के तहत। अब एग्जाम्पल दिया जाता है, हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा जो कुछ ऑर्डिनेंसेस पास किए गए या फिर गवर्नर के द्वारा जो कुछ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए गए। पहले बात की जाती है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस की। जब देखो ये ऑर्डिनेंस आया तो 4 पेज का एक जस्टिफिकेशन था कि देखो नॉर्थ इंडिया में खास करके जो एयर की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो इसको टैकल करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा है। इस प्रकार से 4 पेजेस का जस्टिफिकेशन था। चलो, अच्छी बात है कि मतलब जस्टिफाई किया गया कि ऐसी सर्कमस्टांसेस जो हैं आ गई हैं जिनको टैकल करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है और पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, इसलिए ऑर्डिनेंस को लाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन आप एक दूसरे ऑर्डिनेंस का एग्जाम्पल लीजिए, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। ये जब ऑर्डिनेंस आया तो इसके प्रीएम्बल में सिर्फ ये लिखा गया है कि ऑर्डिनेंस क्या कुछ दे रहा है, मतलब किस प्रकार के प्रोविजंस हैं ऑर्डिनेंस में। बट इस ऑर्डिनेंस में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई है कि ऐसी क्या इमीडिएट आवश्यकता थी, मतलब इमीडिएट एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है इस ऑर्डिनेंस को लाने के लिए। ये काम तो बाद में भी हो सकता था ना। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स लॉ जो लाना था, ये पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट के बाद जब पार्लियामेंट सेशन में आती तब ये कानून लाया जा सकता था। मतलब ऑर्डिनेंस को लाने की एकदम से आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी इमीडिएट सर्कमस्टांसेस थी, इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता थी? ये ऑर्डिनेंस के प्रीएम्बल में नहीं बताया गया है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई है। तो इन एग्जाम्पल्स को देते हुए राइटर अपना पॉइंट रखते हैं कि एक हेल्दी कन्वेंशन डेवलप होनी चाहिए कि जब भी कोई सरकार ऑर्डिनेंस लेके आए, बेशक
गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाए या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑर्डिनेंस के प्रियम्बल में जस्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए कि भैया जल्दी क्या है इस ऑर्डिनेंस को लाने की, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि हाउस के सेशन में आने का इंतजार नहीं किया जा सकता था और ये बहुत जरूरी हो गया था गवर्नर के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करना। अगर देखो ऐसी हेल्दी कन्वेंशन डेवलप होती है ना, हर एक ऑर्डिनेंस के प्रियम्बल में ये जस्टिफिकेशन आती है, तो इससे लेजिस्लेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इससे भी ज़्यादा जो लेजिस्लेचर्स हैं वो भी समझेंगे कि उन्हें बाईपास क्यों किया जा रहा है। जो विधायक हैं, एमपीज हैं, वो भी तो चाहते हैं ना प्रॉपर डिबेट के बाद ही कोई कानून बने, लेकिन सीधा ऑर्डिनेंस अगर आता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि विधायकों को या फिर एमपीज को बाईपास किया जा रहा है। तो अगर प्रियम्बल में जस्टिफिकेशन होगा तो एमएलएज और एमपी समझेंगे कि हाँ ये आवश्यकता थी, ये अर्जेंट नीड थी ऑर्डिनेंस को लाने की, इसलिए आपको बाईपास किया गया है। अब इसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमर्ज होकर आता है। आपको ये तो पता है कि ऐसी सर्कमस्टांसिस होनी चाहिए जिनको टैकल करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है, तभी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जा सकता है। बट देखो ये तो सब्जेक्टिव चीज है ना। गवर्नर ये बोल सकते हैं कि भैया मुझे तो लगा ये सर्कमस्टांसिस मतलब ऐसी हैं कि इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है। कोई दूसरा पर्सन बोल देगा अरे यार इसको तो आसानी से टैकल किया जा सकता था, मतलब इतनी क्या जल्दी थी, इंतजार किया जा सकता था। तो ये तो सब्जेक्टिव चीज है ना। तो फिर पॉइंट ये है, क्या जुडिशरी इस चीज में इंक्वायरी कर सकती है कि सर्कमस्टांसिस जिन्होंने गवर्नर को सेटिस्फाई किया क्या वो वास्तव में सही भी थी या फिर नहीं थी? इसका आंसर है यस। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसिस जिनसे गवर्नर सेटिस्फाई हुए, इनके बारे में कोर्ट के द्वारा यानी जुडिशरी के द्वारा इंक्वायरी की जा सकती है। बट सामान्यतः देखो जुडिशरी इंक्वायरी करती नहीं है, तो इसलिए क्यों ना सर्कमस्टांसिस और रीजन ऑफ एक्शन को पहले ही डिस्क्लोज कर दिया जाए गवर्नर के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इसके बाद एग्जाम्पल लिया जाता है द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस का, जिसे कॉमनली एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस कहा गया है। यह क्या करता है, अगर देखो गैर कानूनी ढंग से रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, मतलब किसी इंडिविजुअल का धर्म जो है वो बदला जा रहा है कोर्जन यानी फोर्स की सहायता से या फिर फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करके या फिर मैरिज की सहायता से, तो फिर ऐसे केसेस में उस रिलीजियस कन्वर्जन को रोकता है ये एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस। अब आप एक बात बताइए कि इस ऑर्डिनेंस को लाने के लिए क्या ऐसी सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट कर रही थी? मतलब क्या यूपी में हाउस के सेशन में आने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? इतनी भी क्या जल्दी थी? राइटर इसके जवाब में कहते हैं, अगर देखो किसी एक जगह पे किसी फर्जी तरीके से यानी या फिर फोर्सफुली इंटरफेथ मैरिज हो रही थी जिसकी सूचना पहले से थी, तो फिर पुलिस इसको आसानी से प्रिवेंट कर सकती थी, नए ऑर्डिनेंस लाने की तो आवश्यकता नहीं थी। अगर एक से अधिक ऐसी मैरिजेज हो रही थी बहुत सारी जगहों पर जिनकी सहायता से कन्वर्जन किया जाना था, तो फिर स्टेट को इसके बारे में जानकारी होगी कि हाँ मास कन्वर्जन होने वाले हैं मैरिज के नाम पर। अब देखो मास कन्वर्जन अगर होते हैं ये बात किसी से छिपती तो है नहीं, और एक साथ होंगे, मतलब पूरे स्टेट में एक साथ कई जगहों पर मास कन्वर्जन होंगे, क्या आपको लगता है ये बात स्टेट से छुपी रहे? नहीं, ये बात तो छुपी रहती नहीं है। मतलब या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ बहुत सारी रिलीजियस कन्वर्जन होने वाले हैं कहीं पर। अगर देखो स्पेसिफिक जानकारी स्टेट के पास थी तो उसको भी तो पुलिस फोर्स को अलर्ट करके रोका जा सकता था ना। मतलब किसी भी एंगल से आप देखिए ऐसी सर्कमस्टांसिस तो नहीं ही थी कि ऑर्डिनेंस लाना पड़े, हाउस के सेशन में आने का इंतजार किया जा सकता था। अब इसके बाद राइटर बात करते हैं इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस की। इस ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 3 है वो रोक लगाता है ऐसी कन्वर्जन पर या फिर अटेम्प्ट टू कन्वर्जन पर जब कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का धर्म चेंज करने की कोशिश कर रहा है कोअर्जन यानी फोर्स की सहायता से, फ्रॉड की सहायता से या फिर मैरिज की सहायता से। जब तक देखो बात कोअर्जन और फ्रॉड की जाती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब आप किसी को डरा धमका के या फिर
धोखा देकर किसी पर्सन का धर्म नहीं चेंज करवा सकते। लेकिन विवाद है कन्वर्जन बाय मैरिज पर। राइटर कहना चाहते हैं कि देखो, मैरिज की सहायता से कोई अपना धर्म चेंज नहीं करता है। अगर कोई हिंदू धर्म का पर्सन किसी क्रिश्चियन से शादी करता है तो कौन कन्वर्ट होगा? ना तो हस्बैंड कन्वर्ट होगा, ना ही वाइफ कन्वर्ट होगी। दोनों का जो रिलीजन है वो सेम रहेगा। बट अगर शादी के बाद हस्बैंड के द्वारा वाइफ के धर्म को अपना लिया जाता है या फिर वाइफ के द्वारा हस्बैंड के धर्म को अपना लिया जाता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? इसके बाद राइटर कहते हैं इसी ऑर्डिनेंस में एक और खतरनाक प्रोविजन है, ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट। ये अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट वाला जो प्रोविजन है ना, ये और भी ज़्यादा वेग है। इसका और भी ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा। सेक्शन 7 जो है ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है कि अगर देखो पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, बेशक वो फेक न्यूज़ हो, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, झूठी है, सच्ची है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है कि रिलीजियस कन्वर्जन कहीं पर होने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को वारंट भी लेने की आवश्यकता नहीं है मजिस्ट्रेट से, और बिना वारंट के पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जिस पर आरोप है कि वो कन्वर्जन को डिजाइन कर रहा है मैरिज के नाम पर। और इसके अलावा देखो, अगर पुलिस को ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन कन्वर्जन करवा रहा है या फिर कन्वर्जन को डिजाइन कर रहा है किसी इंडिविजुअल को लालच देके या फिर किसी प्रकार का गिफ्ट देके, समझ गए? अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, राइटर एग्जाम्पल की सहायता से बताते हैं कि कोई लड़का या फिर लड़की जो अलग अलग रिलीजन से हैं, दोनों बात कर रही हैं या फिर दोनों साथ में कुछ खा रही हैं, तो कोई भी अजनबी जो जिनको अच्छा नहीं लग रहा है इन दोनों को साथ देख के, वो पुलिस को कंप्लेंट कर सकता है कि मैंने ऐसी कन्वर्सेशन सुनी है कि लड़के के द्वारा लड़की को लालच दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा का कन्वर्जन के लिए। तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस फिर उस लड़के को गिरफ्तार कर सकती है। इसको आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर्सपेक्टिव से मत देखिए, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू धर्म का हो लड़का और लड़की मुस्लिम धर्म की हो, और जो अजनबी जिसको शिकायत थी इन दोनों से वो भी मुस्लिम धर्म का हो। तो मतलब किसी भी धर्म के पर्सन को फंसाया जा सकता है इन वेग प्रोविजंस की सहायता से। और पुलिस के द्वारा तो आरोप यह भी लगाया जा सकता है कि जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है इस मैरिज के नाम पे या फिर लालच के नाम पर कन्वर्जन में, इस लड़के के परिवार वाले भी शामिल हैं इस पूरे डिजाइन में। ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि दोस्त भी शामिल हैं। तो परिवार वालों को भी और उस लड़के के दोस्तों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, यह आरोप लगा के कि ये भी पूरी कंस्पायरेसी में शामिल हैं। नेक्स्ट देखो, ऑर्डिनेंस में नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि अगर कोई पर्सन जेन्युइनली अपने धर्म को चेंज करना चाहता है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना चाहता है, लेकिन मैरिज नहीं करना चाहता, तो फिर वो पर्सन उसे डीएम को इन्फॉर्म करना होगा 2 महीने एडवांस में कि मेरा प्लान है अपने धर्म को चेंज करने का, दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का। ऐसा प्रोविजन किया गया है इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 8 में। इसके बाद मतलब 2 महीने पहले डीएम को इन्फॉर्मेशन मिल गई, आज 2 जनवरी है, तो मान लिया कि 2 मार्च को ये पर्सन अपना धर्म कन्वर्ट करेगा, तो डीएम के पास 2 महीने होंगे, तो डीएम पुलिस को आदेश देगा कि आप इंक्वायरी करके आइए, क्या ये पर्सन अपनी मर्जी से धर्म चेंज कर रहा है या फिर कोई और लालच देके इस पर्सन का धर्म चेंज करवाया जा रहा है। अब राइटर कहते हैं देखो, इस प्रकार की पुलिस इंक्वायरी का पर्पस क्या है? अगर मान लीजिए रिपोर्ट कंक्लूड भी करती है कि जो रीजंस हैं धर्म चेंज करने के लिए वो इनफ नहीं है, मतलब रीजंस कॉन्क्रीट नहीं है, तो फिर क्या डीएम परमिशन देने से मना कर सकता है? डीएम ये बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रीजन आप दे रहे हो दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के वो इनफ नहीं है, तो फिर क्या डीएम परमिशन नहीं देगा? इसके बाद इवन अगर कन्वर्जन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, मतलब पुलिस ने इंक्वायरी की और कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया कि कन्वर्जन जो है वो इंडिविजुअल की मर्जी से हो रहा है, तो भी सेक्शन 9 के तहत उस इंडिविजुअल को जो अपना धर्म चेंज करना चाहता है उसे डिक्लेरेशन देनी जरूरी है, और डीएम वो डिक्लेरेशन एग्जिबिट करेगा अपने नोटिस बोर्ड पर, ताकि बाकी अगर किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को कोई आपत्ति है इस कन्वर्जन पर तो वो आकर अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करवा सके।
तो फिर राइटर पूछते हैं इसके बाद क्या होगा। मान लीजिए कोई दूसरा इंडिविजुअल आ गया जिसने आरोप लगा दिया कि ये जो कन्वर्जन है वो ठीक नहीं है, आपत्ति रेज कर दी, तो क्या डीएम उस कन्वर्जन को कैंसिल कर देंगे और जो पर्सन कन्वर्ट हुआ है क्या उसे अरेस्ट करेंगे? नहीं, मतलब इन बातों का कोई आंसर नहीं है। फाइनली सेक्शन 12 में जो बर्डन है प्रूफ करने का कि कन्वर्जन कोअर्जन, फ्रॉड या फिर मैरिज के नाम पर नहीं हुआ है, वो भी उस पर्सन के ऊपर होगा जिसने कन्वर्जन करवाया है। अब देखो, जिसने कन्वर्जन करवाया है उसको क्या पता कि जो कन्वर्ट कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो जेन्युइनली कन्वर्ट कर रहा है या फिर मैरिज के नाम पे कन्वर्ट कर रहा है या फिर कोई लालच में आके कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कन्वर्ट कर रहा है ये तो उसी को पता है ना, जो कन्वर्ट कर रहा है। जो कन्वर्जन करवा रहा है उसे तो नहीं पता, तो फिर वो कैसे प्रूव कर पाएगा? तो अंत में राइटर यही बोलना चाहते हैं, इस ऑर्डिनेंस को बहुत ही बुरी तरह से कंसीव किया गया है। प्रोविजंस काफी ज्यादा वेग हैं। इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं उनको विलीफाई करता है ये ऑर्डिनेंस। विलीफाई करना मतलब इंटरफेथ मैरिज की छवि खराब करने की कोशिश करता है समाज में। इसके अलावा संविधान के काफी सारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस। जैसे किसी भी पर्सन को पर्सनल चॉइस होती है कि वो किसे अपना पार्टनर चूज करना चाहता है। राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है ये प्रोविजन, इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी के राइट को भी वायलेट करते हैं इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस। तो कुल मिला के इन शॉर्ट कहें तो राइटर के अनुसार ये जो ऑर्डिनेंस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है कि 1 जनवरी से इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस लगना अब बंद हो गए हैं। अगर आपके पास जियो का सिम है तो 1 जनवरी से पहले आप जियो से दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर कॉल करते थे, फॉर एग्जांपल एयरटेल पर या फिर वोडाफोन पर, तो फिर आपको 1 मिनट के 6 पैसे के हिसाब से चार्ज देना होता था। इस चार्ज को कहा जाता था इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस। मतलब जियो से आप दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर कॉल करते थे तो दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का कहना था हमारे नेटवर्क एलिमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए आपको पैसे देने होंगे। तो फिर जियो ने वो बर्डन कस्टमर्स पे डाल दिया था कि ठीक है, पैसे हमें देने पड़ते हैं कॉल के लिए। अगर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स पर कॉल किया जाता है तो उनके नेटवर्क एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो जियो ने कस्टमर से 1 मिनट के 6 पैसे वसूलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब ये चार्ज लगना बंद हो गया है 1 जनवरी से। और देखो, अगर एयरटेल और वोडाफोन के द्वारा जियो पे कॉल किया जाता था या फिर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर कॉल किया जाता था तो उनके कस्टमर्स को ये चार्ज नहीं देना पड़ता था। वैसे तो ये प्रोविजंस पहले ही आ जाते, लेकिन ट्राई ने इसको 1 साल डिले कर दिया था क्योंकि कुछ ऑपरेटर्स का ये कहना था अभी हम तैयार नहीं हैं इस इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस रेजीम को खत्म करने के लिए। इवन देखो, अभी भी कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से 4G नेटवर्क पर शिफ्ट नहीं हुए हैं। कहीं कहीं जगह पर उनके द्वारा अभी भी 2G या फिर 3G नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो राइटर कहते हैं देखो, इस इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस रेजीम के खत्म होने से कस्टमर्स को तो फायदा होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी फायदा होगा। मतलब जियो को ही फायदा होगा, इनडायरेक्टली राइटर बोलना चाहते हैं, क्योंकि जियो के कस्टमर्स ही ये चार्ज देते थे और एयरटेल वोडाफोन वो तो सोच रहे थे कि हाँ पैसा मिलता रहे तो ठीक है। लेकिन अब कॉल टर्मिनेशन डेटा को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चार्ज ही नहीं देना तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कॉल कब कटी। पहले तो चार्ज देना होता था ना, तो मॉनिटर करना होता था कि कॉल कब कटी ताकि उसके हिसाब से पैसा वसूला जा सके वोडाफोन और एयरटेल के द्वारा जियो से। लेकिन अब कोई आवश्यकता नहीं है इस कॉल टर्मिनेशन के डेटा को मॉनिटर करने की। राइटर कहते हैं देखो, इस साल स्पेक्ट्रम की भी नीलामी होगी तो फोकस शिफ्ट होगा कि यूजर्स को एक बेटर डील दी जाए, रिलायबल कॉल क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव टैरिफ। सब्सक्राइबर देखो, इसके बाद राइटर कहते हैं देखो, इंडिया में टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ी है और ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगी। 5G सर्विसेज हमारे देश में आने वाली हैं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस भी नए नए मार्केट में आ रही हैं। जैसे आपको पता होगा या फिर आप यूज़ भी करते होंगे जो अमेजोन का एलेक्सा डिवाइस है, जिसको बोलकर लाइट बंद की जा सकती है या फिर पंखा चलाया जा सकता है। स्मार्ट स्विच
बहुत चीज़ें मतलब ऐसी जो स्मार्ट हैं वो अब मार्केट में आ चुकी हैं, तो ये धीरे धीरे एक्सपेंड होंगी ऐसी चीज़ें। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का ये कहना था कि टेलीकॉम मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कई सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पहले आए थे, वो लॉस के चलते उन्होंने अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया है। अब 2-3 ही मुख्य प्लेयर बचे हैं। वोडाफोन, आइडिया, इनका आपस में मर्जर हो चुका है, ये भी घाटे में चल रही हैं। एयरटेल जो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, जियो फायदे में चल रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे एक नॉर्मल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर एक होम डिलीवरी से सिम मंगवाया था, तो ऐसे ही उससे पूछा कि आजकल ज़्यादा सिम किसके बिकते हैं, तो वो कहता है कि मैं एक दिन में 10 सिम डिलीवर कर देता हूँ, और 10 में से 9 जियो के होते हैं और एक दूसरा कोई होता है वोडाफोन आइडिया का, या फिर जो दोनों अभी एक ही हैं जिसका नाम हो गया है VI, या फिर एयरटेल का। मैंने पूछा BSNL का, वो कहता है कि महीने में मुश्किल से एक सिम BSNL का बिकता है, अदरवाइज BSNL का तो नहीं ही बिकता है। तो अलग अलग जगहों पर सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। ये दिल्ली का एग्जाम्पल है। वैसे देखो मार्केट शेयर अभी सबसे ज़्यादा पूरे देश में जियो का ही है, 35% के आसपास। राइटर कहते हैं पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर्स जैसे BSNL और MTNL ये भी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही हैं, घाटे में चल रही हैं। तो गवर्नमेंट को जल्द ही क्लैरिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट का प्लान क्या है। अगर सरकार इनको बेचना चाहती है तो बेच दे, अगर सरकार इनको रखना चाहती है तो फिर कम से कम टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ जो हैं इनकी इंक्रीज की जाए ताकि ये कंपटीशन में तो रहे। मतलब अगर देखो ये ऑपरेटर्स BSNL, MTNL पुरानी सर्विसेज अगर देते रहेंगे, ना तो इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, ना ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनकी कैपेबिलिटी भी बहुत कम है, तो फिर ये कैसे मुकाबला करेंगे जियो का, वोडाफोन आइडिया का या फिर एयरटेल का। तो फिर या तो आप इनको बेच ही दो या फिर इनको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो। अभी देखो पूरे देश में 4G की सर्विसेज नहीं हैं। टोटल हमारे देश में जून 2019 में वायरलेस सब्सक्राइबर्स का बेस था 1165 मिलियंस का, जिसमें से 518 मिलियन 4G सब्सक्राइबर हैं और बाकी जो सब्सक्राइबर हैं वो 2G या फिर 3G इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ट्राई तो बार बार इस चीज़ पर फोकस करती है कि कंज्यूमर का वेलफेयर हो, कंज्यूमर के पास पर्याप्त मात्रा में चॉइस हो कि वो कौन से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का सिम इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस ऑपरेटर की सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल टैरिफ पर टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल करने का मौका मिले और उन्हें क्वालिटी भी अच्छी मिले, ये फोकस होता है ट्राई का। बट देखो टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ को इम्प्रूव करने पर भी ट्राई का फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर टेलीकॉम कंपनीज बाकी सारी ख़त्म ही हो जाएंगी तो फिर लास्ट में कोई एक या दो ऑपरेटर बचेंगे और उनके द्वारा फिर अपनी मनमानी की जाएगी। सभी सेक्टर्स में देखो ऐसा ही हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले काफ़ी सारी फूड डिलीवरी वाली एप्स आई थी, लेकिन अब सिर्फ 2 रह गई, एक जोमेटो, एक स्विगी। इन दोनों के बीच में मुकाबला है। पहले काफ़ी सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आई थी, होमशॉप 18 भी आई थी, ट्रेड अस, बहुत सारी आई थी। अब 2 ही बच गई मेन, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। स्नैपडील भी है लेकिन कोई खास स्नैपडील इतनी तो चलती नहीं है। मतलब सभी देख लीजिए आप, उबर और जो ओला है इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, और बाकी पहले काफ़ी सारी कैब प्रोवाइडर्स ने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी। हर सेक्टर में ऐसा ही हो रहा है कि लास्ट में सिर्फ 1 या 2 ही बचते हैं। तो ऐसी सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, क्योंकि बाद में जो बच जाते हैं फिर वो अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कस्टमर से पैसा वसूलते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास फिर ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि अगर देखो ट्राई को टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ को इंश्योर करना है, वेलफेयर को इंश्योर करना है, तो ये भी इंश्योर करना होगा कि कंपटीशन मौजूद रहे टेलीकॉम सेक्टर में। इसके लिए क्या किया जा सकता है सरकार के द्वारा या फिर ट्राई के द्वारा? देखो इस साल मार्च में जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी उसका रिजर्व प्राइस सरकार ज़्यादा ना रखे। अगर रिजर्व प्राइस ज़्यादा होगा तो इन टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो फिर मजबूरी में इन्हें अपने प्लान इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। प्लान इंक्रीज़ अगर करने पड़ेंगे तो फिर या तो कस्टमर्स को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, कस्टमर्स को महंगे प्लान खरीदने पड़ेंगे। अगर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इन ऑपरेटर्स के बीच तो फिर ये
कस्टमर्स के लिए प्लान इंक्रीज नहीं करेंगे, लॉस सहन करते जाएंगे, फिर लास्ट में जिस कंपनी के पास पैसा बचेगा वो तो सर्वाइव कर जाएगी, बाकी कंपनीज फेल हो जाएंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टोबैको यूजेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में एक प्रीमियर लॉ स्कूल के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई कि इंडिया में टोबैको यानी तंबाकू के परचेज करने की जो लीगल एज है उसे 18 से इंक्रीज करके 21 कर दिया जाए। प्रीमियर लॉ स्कूल ने ये रिकमेंडेशंस इसलिए दी इस उम्मीद में कि तंबाकू यूज़ करने वाले लोगों की जो संख्या है इससे कम होगी, कम से कम चिल्ड्रन तो तंबाकू यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में 13 से लेके 15 साल के एज के 14.6% स्टूडेंट्स जो हैं वो तंबाकू को यूज़ करते हैं सिगरेट्स की फॉर्म में, बीडीज़ की फॉर्म में, हुक्का या फिर स्मोकलेस टोबैको की फॉर्म में। तो अगर हमें अंडर एज स्मोकिंग को चेक करना है तो हमें वो वेंडर्स, जैसे आपने देखा होगा कि कियोस्क लगा के बैठे होते हैं कुछ लोग बीड़ी सिगरेट बेच रहे होते हैं, तो ऐसे वेंडर्स को रोकना है कि वो अंडर एज चिल्ड्रन को, यानी लीगल एज अगर कम है तो उनको सिगरेट्स, बीडीज ये सब चीज़ें ना बेची जाएं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वेंडर्स को रोका जा सकता है चिल्ड्रन को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचने से? इसका आंसर है नो। आंसर नो देखो इसलिए है, हमारे देश में टोटल 4 करोड़ इस प्रकार के छोटे छोटे कियोस्क हैं, यानी 4 करोड़ वेंडर्स ऐसे हैं जो टोबैको प्रोडक्ट्स को बेचते हैं रोड साइड। तो क्या 4 करोड़ लोगों को सरकार रोक सकती है? नहीं रोक सकती। सरकार अल्कोहल की जो सेल है, शराब की जो सेल है, उसे तो रेगुलेट कर सकती है क्योंकि शराब बेचने वाले ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। लेकिन 4 करोड़ वेंडर्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा? कैसे उन पर ध्यान रखा जाएगा कि वो बच्चों को टोबैको बेच भी रहे हैं या फिर नहीं बेच रहे हैं? बट देखो इसका सोल्यूशन ये है, 2003 का जो कोप्टा एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं टोबैको यूज से संबंधित। जैसे इस एक्ट में अमेंडमेंट ये किया जा सकता है कि पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। मतलब दुकानों में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि इन टोबैको प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है, उन सब पर बैन लगा दिया जाए। और एयरपोर्ट्स पर जो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज हैं उन पर भी बैन लगा दिया जाए। इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन और ज़्यादा लगाया जाए, इंक्लूडिंग बीडीज़ पर भी। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी सहायता से टोबैको यूज़ को कम किया जा सकता है। लेकिन देखो अगर टोबैको यूज़ कम होता है तो इसके साथ एक सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज भी जुड़ा हुआ है। वो क्या है? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो टोबैको को उगाते हैं, मतलब टोबैको की यानी तंबाकू की खेती करते हैं। इवन उन खेतों में बहुत सारे वर्कर भी काम करते हैं। इवन ये 4 करोड़ वेंडर्स भी जो टोबैको प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, बीड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स भी। तो कहने का मतलब ये है टोबैको यूज से संबंधित जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जॉब भी मैटर करती है, ना सिर्फ उनकी बल्कि क्योंकि उन पर भी परिवार वाले डिपेंड होते हैं। तो इतने सारे घरों का जो जीवन यापन है वो मुश्किल हो जाएगा अगर एकदम से टोबैको यूज कम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर इनके लाइवलीहुड पर असर पड़ सकता है। देखो टोबैको एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। इसे रिलेटिवली अनउपजाऊ भूमि पर भी उगाया जा सकता है, लेबर इंटेंसिव है, इसलिए टोबैको की खेती बहुत से लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से जो टोबैको इंडस्ट्री है वो भी विरोध करती है कि देखो टोबैको यूज़ अगर कम हुआ तो फिर बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। इवन सरकार कोशिश भी करती है कि किसान जो हैं वो टोबैको के अलावा दूसरी फसलें उगाएं, लेकिन टोबैको ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या इसलिए टोबैको उगाने वाले जो किसान हैं वो जल्दी से दूसरी फसलों पर शिफ्ट करते नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सरकार को चाहिए कि टोबैको यूज़ कम करने की दिशा में जो एफर्ट्स हैं उनको बल्कि रीडबल कर दिया जाए। सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई भी हैं जिसका फ़ायदा भी हुआ है कि पिछले 5 सालों में टोबैको की जो कल्टीवेशन है हमारे देश में 71,000 हेक्टेयर कम हो गई है। गवर्नमेंट एक्टिवली स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि किसानों को इंसेंटिवाइज किया जा सके जो टोबैको की खेती करते हैं कि आप कुछ और उगाइए लेकिन टोबैको मत उगाइए। टोबैको के सेवन से हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, इसलिए सरकार ने टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है और हर साल सरकार टोबैको प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स है वो इंक्रीज कर देती है।
WHO की तरफ से भी कहा गया है कि टोबैको यूज को कम करने का सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो है इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स इंक्रीज करना। और कौन से स्टेप्स सरकार की तरफ से लिए गए हैं टोबैको यूज को कम करने के लिए? नवंबर 2019 में सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट्स पर या फिर अदर ENDS यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। सरकार उन किसानों को जो पहले टोबैको की खेती करते हैं उनको अल्टरनेटिव क्रॉप्स के हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर रही है कि आप ये सीड्स बोइए अपने खेतों में और टोबैको की खेती मत कीजिए। इसके साथ साथ किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा रही है ताकि वो कुछ और उगाएं, टोबैको मत उगाएं। राइटर कहते हैं देखो वैसे टोबैको की खेती काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है, तो सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाए या फिर दूसरा कोई अल्टरनेटिव अगर सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाए वो उतना ही प्रॉफिटेबल होना चाहिए जितना कि टोबैको की खेती है। अदरवाइज किसान फिर टोबैको की खेती छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का प्रोविजन करते हो तो सिर्फ किसानों के लिए मत कीजिए, बाकी भी जो वर्कर्स हैं या फिर बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं यानी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए भी आप लाइवलीहुड का प्रोविजन कीजिए दूसरे सेक्टर्स में। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए टोबैको यूजेस को कम करने की दिशा में। ऑलरेडी काफ़ी सारे NGOs हैं जो टोबैको यूज से संबंधित जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम लोग इस्तेमाल करें टोबैको प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट हेल्थ रिसर्चर्स भी हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स पर जिनकी सहायता से निकोटीन एडिक्शन को काउंटर किया जा सकता है। राइटर एडवाइस करते हैं कि प्रोड्यूसर्स या फिर सोशल एंड CSR इनिशिएटिव्स जैसे कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कोऑपरेटिव असिस्टेंस जिसमें शुगर केन, बैम्बू, बंगाल ग्राम, सोयाबीन इन सब का कल्टीवेशन हो, इनको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। और ऑलरेडी जो टोबैको की खेती होती है मतलब टोबैको जो उगाया जा रहा है उसको थोड़ा डाइवर्ट किया जा सकता है दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी, जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स, सोप्स, पेंट्स, इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में टोबैको का इस्तेमाल किया जा सकता है बजाय के सिगरेट्स या फिर स्मोकलेस टोबैको के यूजेस के लिए। नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं आप प्रॉपर रिसर्च के बाद कैनाबिस पर लगे बैन को हटा सकते हो। तो ये एक अल्टरनेटिव होगा जो लोग टोबैको यूज़ को कम करना चाहते हैं या फिर टोबैको के यूज़ को छोड़ना चाहते हैं तो वो कैनाबिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे UN लिस्ट ऑफ इलीगल नारकोटिक्स में से अब कैनाबिस को हटा लिया गया है WHO की रिकमेंडेशंस के बाद। तो फिर सरकार रिसर्च करवा सकती है क्या इंडिया में भी कैनाबिस को अब अलाउ कर दिया जाए, इसके इस्तेमाल को अलाउ कर दिया जाए। वैसे देखो राइटर एक बात ये बोलते हैं कि हमारे देश में स्मोकिंग तो काफ़ी पहले से होती आई है लेकिन टोबैको का यूज स्टार्ट हुआ 17वीं शताब्दी से। पुर्तगाल वालों ने ये टोबैको को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 17वीं शताब्दी में। शुरू में गुजरात के सिर्फ 2 जिलों में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन आज के समय में इंडिया में 4 लाख हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो टोबैको कल्टीवेशन के अंदर आती है और जो टोबैको उगता है उसका इस्तेमाल 26 मिलियन कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है पूरे इंडिया में। वैसे देखो बहुत सा टोबैको जो है या फिर यूं कहें टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, उनकी स्मगलिंग भी होती है। तो मतलब उन सिगरेट्स में ऐसा टोबैको होता है जिसको इंडिया में नहीं उगाया गया होता है। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे कि ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग हमारे देश में ना हो। टोबैको की वजह से देखो 13 लाख लोगों की डेथ हर साल इंडिया में हो जाती है। तो सरकार को पता है रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तरह के डिजीज़ भी हो जाते हैं। तो टोबैको यूज़ को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी इन सभी लोगों को साथ आना होगा ताकि टोबैको यूज़ को कम किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टोबैको यूज से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।